डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टेंस टॉपिक चल रहा है जिसमें हम पास्ट टेंस कर चुके हैं। कल पिछली क्लास में हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया जिसमें हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे उसकी यूज करते हैं। सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इन सभी के लिए हमने उसके फॉर्मेट भी सीखे, सेंटेंस बनाना भी सीखा और हमने देखा कि सेंटेंस में कैसे एरर बनते हैं। इतना सब कुछ हम कल की क्लास में कर चुके थे। अब आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आखिर जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है या सिंपल फ्यूचर टेंस जो पढ़ा है उसे हम कहाँ यूज कर सकते, कहाँ उसको यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जानी चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जानी चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नंबर 1 क्या है, इसको बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे भाई नेक्स्ट यूज नंबर 1, लिखेंगे यूज नंबर 1। यूज नंबर 1 की बात करते हैं। जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है इसका पहला यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, to express an action that is like to happen, in future, एक ऐसा एक्शन जो हमें हमारे फ्यूचर में होने वाला है, चाहे हमारे फ्यूचर में मतलब या ये प्रोबेबली मतलब फ्यूचर में होने की संभावना है। तो सेंस को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम वहां यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने कहा हम जल्द ही छुट्टियों पर जाएंगे, छुट्टी पर जाएंगे, हम जल्द ही छुट्टी पर जाएंगे, हम जल्द ही छुट्टी पर जाएंगे, इस तरीके के सेंटेंस है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए भाई, जैसे हमने कहा वी, अब जब यहां आता है तो हम यहां ऐसे एक्सप्रेशन में बी के साथ बिल यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? बिल या सेल, दोनों यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। वी शैल गो टू लीव, नहीं भाई, छुट्टी पर लिखा है, के लिए नहीं लिखा। वी शैल गो ऑन द लीव, कब जाएंगे? जल्दी, तो जल्दी के लिए लिखा सून। ऐसे हमारे सेंटेंसेस जब आएंगे तो हमें इस तरीके से इनको क्या करना है, लिखना है। दूसरे अगर हम सेंटेंस की बात करें, यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा वह जल्द ही दुबई जाएगा, वह जल्द ही दुबई जाएगा। तो कैसे बनाएंगे भाई? क्या हो जाएगा इसका? ही विल गो टू, गया नहीं है अभी, जाएगा आने वाले टाइम में, प्रोबेबली संभावना है। ही विल गो टू दुबई, कब जाएगा? जल्दी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? सून, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल, जैसे मैंने कहा वे जल्द ही सर्दियों की छुट्टी पर, छुट्टी पर गांव जाएंगे। वे जल्द ही सर्दियों की छुट्टी पर गांव जाएंगे। तो सर्दियों की छुट्टियों पे कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? दे,
दे के साथ क्या यूज करेंगे? विल। दे विल। जाएंगे के लिए क्या लिखेंगे? गो। दे विल गो। दे विल गो कहाँ जाएंगे? गांव। दे विल गो टू विलेज। कहाँ जाएंगे? दे विल गो टू विलेज ऑन। किस पर जाएंगे? सर्दियों की छुट्टी पर। ऑन द विंटर वेकेशन। ऑन द विंटर वेकेशन। ऑन द विंटर वेकेशन सून। जल्द ही। इस तरीके से हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस को बनाते हैं। क्या आप इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर पाएंगे कि नहीं? फ्यूचर इंडेफिनिट को इस सेंस में यूज कर पाएंगे कि नहीं? इस तरीके से हम क्या करते हैं? पहला यूज है, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करने का पहला तरीका हमने सीखा कि जब भी कोई काम प्रोबेबली जिसकी होने की संभावना फ्यूचर में है, उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखिए भाई यूज नंबर 2। क्या लिखेंगे नेक्स्ट? यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यूज नंबर 2 कहता है टू इंडिकेट एन एक्शन, टू indicate an action to indicate an action that shows a habitual action और रेगुलर फिनोमिना इसका मतलब समझते हैं। मैंने कहा कि कोई काम मतलब देखो फ्यूचर में तो होगा जैसे हमने कहा, लेकिन उसकी वो रोज की आदत हो। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती होगी होती है, तो 2 बजे छुट्टी होती है तो आप मान लेते हैं लगभग 2:30 बजे तक घर आएंगे, तो ठीक है। तो मैंने कहा अभी शाम 2 बजे तक घर आएगा। क्या लिखा मैंने? अभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिखा अभिषेक, अभी की जगह अभिषेक लिख लेते हैं। अभिषेक शाम 2 बजे तक शाम 2 बजे तक अभिषेक शाम 2 बजे तक घर वापस आएगा। ये लिखा भाई मैंने। इस तरीके के भाई अभी आया नहीं है, हम अभी बात कर रहे हैं। क्या अभी 2 बज गए? नहीं बजे ना। तो जब आएगा तो उस फ्यूचर के टाइम को बता रहे हैं। लेकिन क्या रेगुलर एक्टिविटी, अब स्कूल की छुट्टी रोज 2 बजे होती होगी तो वो 2:30 बजे तक घर आता है, तो रोज की एक्टिविटी है, हैबिट हो गई कि नहीं? हैबिट है। तो इस तरीके के एक्शन को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, या हम कह सकते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम वहां क्या यूज करेंगे? तो चलिए भाई बनाते हैं सेंटेंस को। तो क्या बन जाएगा? अभिषेक विल कम बैक टू होम। कम बैक के साथ कहाँ लौटेगा? कम बैक टू होम, घर के लिए। तो अभिषेक विल कम बैक टू होम कब? देखो शाम 2 बजे तक, या आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं वाई 2 PM, ठीक है, या स्लैश करके लिख लीजिए आप, या इसे लिख सकते हैं बाय 2 इन द इवनिंग। आप देखो भाई इन दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। आपके पास यहाँ 2 चीजें, बाय 2 PM, या आप लिख सकते हैं बाय 2 PM इन द इवनिंग। आप बता रहे हैं कि 2 बजे, कब के 2 बजे? शाम के 2 बजे या सुबह के? अगर सुबह के 2 बजे होते तो इन द मॉर्निंग लिखते, शाम के 2 बजे हैं तो इन द इवनिंग लिखा। आप ऐसे लिख सकते थे। अगर आप लिखना चाहें कि शाम के 2 बजे तक, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कि आप ऐसे नहीं लिखना चाहें, ये लिखा शाम के 2 बजे, अगर आपसे पूछा जाए सुबह के 2 बजे, तो आपको ऐसे लिख देना था, PM की जगह AM लिख देंगे, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? बताओ कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है ना भाई? बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये बहुत ही बड़ी चीज है भाई, दिखने में मामूली सी लग रही है लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है।
क्या आप लोग याद रख पाएंगे कि आखिर ये कैसे होगा? बताओ भाई, कर लोगे ना? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे बढ़े। चलिए भाई, जैसे हमने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, मैंने कहा पापा शाम 7 बजे तक ऑफिस से वापस आएंगे। क्या कहा मैंने? पापा पापा शाम 7 बजे तक पापा शाम 7 बजे तक ऑफिस से ऑफिस ऑफिस से वापस आएंगे। ठीक है भाई, ये सेंटेंस है। तो बताइए क्या हमारा आंसर रहने वाला है? तो पापा क्या लिखा? पापा शाम 7 बजे तक ऑफिस से वापस आएंगे, तो लिखेंगे फादर, क्या हो जाएगा? फादर विल कम बैक, फादर विल कम बैक टू ऑफिस। कहां से आएंगे? ऑफिस से। कम बैक टू ऑफिस कितने बजे तक? बाय 7। तो क्या लिखेंगे? बाय 7 PM लिख सकते हैं आप, या बाय 7 इन द इवनिंग। चॉइसेस यो, जिस तरीके से आप लिखना चाह रहे हैं ये दोनों सही है, लेकिन आपको पेपर में किसी एक तरीके से लिखना होता है। समझ में? बताओ, इसमें ऐसे लिखने में कोई दिक्कत समस्या है? सेंटेंसेस बना पाएंगे कि नहीं आप? जैसे मैंने कक्षा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3। कक्षा सुबह 9 बजे कक्षा सुबह 9 बजे प्रारंभ या शुरू होगी। मैंने लिखा द कक्षा सुबह 9 बजे शुरू होगी, तो लिखेंगे द क्लास, क्या हो जाएगा? द क्लास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? विल। द क्लास विल, शुरू होना, बिगिन मीन्स होता है शुरू। द क्लास बिगिन, शुरू होगी कितने बजे? सुबह 9 बजे। तो आप यहां लिख सकते हैं बाय 9 AM। क्या लिखेंगे? या बाय 9 AM लिख सकते हैं, या बाय 9 इन द मॉर्निंग, बाय 9 इन द मॉर्निंग। चॉइसेस जो आप लिखना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों चीजें बताना, मैंने दोनों बता दी। अब आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, बट हमें ऐसे ही क्या करना होता है? बनाना होता है। अब हम बात करते हैं, सर आखिर आप हमें यूज क्यों बता रहे हैं? आखिर आप हमें ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूज क्यों बता रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए भाई, हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन में बातचीत करते हैं, मतलब हम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं या स्पोकन इंग्लिश में जब हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वहां हमें कब, किस समय, कैसे सिचुएशन के लिए किस तरीके से स्टेटमेंट बोलना चाहिए, उस चीज को समझने के लिए हम यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक जितने भी टेंसेस पढ़े उन सभी टेंसेस के यूजेस पढ़ने का मतलब यही था कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजों को बताने के लिए आपको यूज ऑफ टेंस पढ़ाए जा रहे हैं। क्या पढ़ाए गए? यूज ऑफ टेंस पढ़ाए गए। यूज ऑफ टेंस, हम ग्रामेटिकली अगर टेंस पढ़ना होता हमें, तो हम टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफिकेशन बताते, खत्म कर देते। लेकिन मैंने क्या कहा था कि आप एक बैच में सारी चीजें पढ़ेंगे, चाहे हमें कितना ही लंबा सिलेबस ले जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, एक बार में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये पता तो होना चाहिए कि कहाँ से किस चीज से क्या होता है, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अगर बताइए किसी बच्चे को अगर ये जानना होता है कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, वो यही नहीं जानता कि हमें पढ़ना कैसे, तो वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, इंग्लिश में हम, स्पोकन में हम जितने भी सेंटेंसेस, बातचीत, कन्वर्सेशन करते हैं, उनमें सभी में किसी ना किसी तरीके के टेंस का यूज किया जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, नॉर्मली ग्रामेटिकली एरर के फॉर्म में हम उन्हें बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर सारी चीजें ग्रामर से ही बनी। अच्छा ये बताइए, किसी भी लैंग्वेज को, जैसे आप लोग सभी लोग हिंदी बोलते होंगे, जब आपने हिंदी बोलना सीखा तो क्या आपने हिंदी की ग्रामर को नहीं सीखा? क्या आपने संधि विच्छेद क्या होता है, वर्णों को मिलाना, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीजें नहीं पढ़ी थी? सब कुछ पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि टेंस मतलब काल क्या होते हैं, टेंस उसमें भी पढ़ा था। तभी आप कहते हैं मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल में पढ़ता हूं।
मैं रोज नहाता हूँ, तो हम अपनी हैबिट्स बताएं, तो उसमें हम ग्रामर यूज करते हैं। सब कुछ भाई, किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी होता है उसकी लैंग्वेज को समझना, उसकी ग्रामर को समझना। हम ग्रामर को समझ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें डिटेल में इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो भी स्टूडेंट इन सारी चीजों को देख रहे हैं वो क्या कर सके, इंग्लिश बोलने, सेंटेंस बनाने। जब हम क्या करते हैं इन यूजेस को सीख जाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, खासतौर से जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम वाले, सभी के लिए है, जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं उनको हम ओन लैंग्वेज में फ्रेम करना सीख जाएं। मतलब उसका आंसर हम ओन लैंग्वेज में बनाना सीखने के लिए हमें, लिखने के लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई इंसिडेंट पास्ट में हुआ है और वहां हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, आज की या फ्यूचर की लगा रहे हैं। पास्ट की बात बतानी थी, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, आप कितना भी ओन वर्ड आंसर लिख के आएंगे सब कुछ गलत हो जाएगा कि नहीं। तो इन सभी चीजों के लिए हमें यूज को सीखना जरूरी है। इसीलिए आप लोग प्लीज थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, ये सोचते हुए कि हमें बहुत कुछ सीखना है, आप बिल्कुल बेहिचक फुल टू फुल चीज, सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए भाई, आप लोग इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट यूज की बात, नेक्स्ट यूज की हेडिंग डालेंगे यूज नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? यूज नंबर थर्ड। यूज नंबर थर्ड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूज नंबर कहता है टू एक्सप्रेस, लिखेंगे भाई क्या है, टू एक्सप्रेस the speaker assumptions, to express the speaker assumption about the future time। फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए किसी स्पीकर के द्वारा जो एजम्पशन किया जाता है उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। समझ में आई बात? चलिए समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा मुझे लगता है, मुझे लगता है कि वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। मुझे लगता है कि वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। अब हम देखो भाई, ये सारी चीजें हम कहेंगे। अगर आप देखेंगे जो सेंटेंस में लिख रहा हूं, हम ये किसी से कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि ये जो है वह जो है इस बार परीक्षा में क्या करेगी, फर्स्ट रैंक लाएगी। तो ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इसी चीज को मैं अगर जब इंग्लिश में बोलना चाहूंगा तो मैं किस तरीके से बोलूंगा। चलिए अभी ट्रांसलेशन करते हैं तो पता चल जाएगा कि हमें इसको सेंटेंस को किस तरीके से बोलना था। तो हम क्या लिखेंगे भाई, मुझे लगता है, पहले आप इतना बनाएंगे तो ये फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिखेंगे आई थिंक, मुझे लगता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है, क्या लगता है। इसके बाद देखो की के लिए हम दैट लिख भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। आई थिंक देखो वह करेगी, क्या है, तो फीमेल है तो क्या, आई थिंक शी विल गेट मीन्स प्राप्त करना। शी विल गेट द फर्स्ट रैंक किसमें करेगी, परीक्षा में, इन द एग्जामिनेशन। और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर बन गया। तो हम क्या कहेंगे, आई थिंक शी विल गेट द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। क्या कहेंगे, आई थिंक शी विल गेट द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। ऐसे अब आप जब इंग्लिश में बोलेंगे तो आप इसी तरीके से बोलेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे लगता है कि वह आज मैच खेलेगा,
मुझे लगता है कि वह आज मैच खेलेगा। तो आई थिंक ही विल प्ले क्रिकेट टुडे। आई थिंक ही विल प्ले क्रिकेट टुडे। मुझे लगता है कि वह आज मैच खेलेगा। चलो भाई इसी को लिख लेते हैं। तो ये हमारे क्या इसी तरीके से हम बनाते हैं भाई। तो जब आपको इनकी हैबिट हो जाएगी, मुझे लगता है मुझे लगता है कि वह मुझे लगता है कि वह आज क्रिकेट खेलेगा। मुझे लगता है कि वह आज क्रिकेट खेलेगा। ये हमारा क्या हो गया सेंटेंस। चलिए भाई कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो मैंने बोला है बस उसी तरीके से बना देना है। क्या है, सबसे पहले मुझे लगता है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसे लिखेंगे आई थिंक। मुझे लगता है, दैट निगलेक्ट करते हैं हम इस सेंस में ही। आई थिंक ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल प्ले। ही विल प्ले क्रिकेट। कब खेलेगा, आज। टाइम बता रहे हैं तो लिखो यहाँ टुडे आया। तो आपको ये नहीं सोचना सर आपने तो कहा था कि टुडे आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो देखो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बाकी, लेकिन आप आगे की चीज को बता रहे हैं कि ऐसा होगा। तो आप बताने के लिए क्या कर रहे हैं, उसी मोमेंट पे बताने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस बता रहे हैं। क्या बताएंगे, फ्यूचर टेंस बताएंगे। भाई आप जो चीज फ्यूचर में होने वाली है उसे बताने के लिए फ्यूचर तो यूज करेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि हमारा प्रेजेंट टेंस मतलब इज आर एम जो है, इज आर एम प्लस गोइंग टू, ये हमें बताता है कि कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, उसमें रहा रही कहीं भी नहीं आएगा गागी के, तो भी हमारा क्या होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। देखो भाई अभी बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। तो मुझे लगता है कि वह आज क्रिकेट खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ही विल प्ले क्रिकेट टुडे। आई थिंक ही विल प्ले क्रिकेट टुडे। हम इसी तरीके से कहेंगे। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 मैंने कहा हमें लगता है कि नताशा नृत्य प्रतियोगिता में, हमें लगता है कि नताशा नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेगी। देखिए भाई इस तरीके से हमने लिखा, तो हम क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे। हमें लगता है ये हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। तो बी थिंक, हमें लगता है, क्या लगता है, थिंक आएगा भाई, वी थिंक, ठीक है। अच्छा नताशा, क्या लिखेंगे, नताशा विल गेट मीन्स होता है प्राप्त करेगी, तो ये हमारी वर्ब है, ये क्या है वर्ब। तो क्या हो जाएगा, बी नताशा विल गेट प्रथम पुरस्कार, क्या करेगी प्राप्त, प्रथम पुरस्कार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नताशा विल गेट द फर्स्ट प्राइज। देखो भाई फर्स्ट से पहले द क्यों लिखा ये समझ लो, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट से पहले द क्यों लिखा, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। बताया था कि नहीं आर्टिकल टॉपिक में, याद है कि नहीं, कि भूल गए सब, भूलना नहीं है, याद रखिएगा भाई। जो हमने पढ़ लिया वो हमारे आगे काम में आएगा, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। अगर हम आ फर्स्ट प्राइज लिखते तो गलत हो जाता, ठीक है। अगर दा की जगह हम यहाँ ए लिखते, एन लिखते, तो भाई ये टोटली गलत है, कभी होता नहीं है। ऑर्डिनल नंबर के साथ आ और एन आर्टिकल नहीं आते, ये बात याद रखिएगा। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाते, गलत हो जाते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, वी थिंक, हमें लगता है नताशा विल गेट द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन, इन द डांस कॉम्पिटिशन। और ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या इसमें, बना पाएंगे कि नहीं सेंटेंसेस, आप बताओ भाई जल्दी बताओ, बना पाओगे कि नहीं सेंटेंसेस।
अगर बना लेंगे तो बताइए, हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आपको उन सेंटेंसेस का बनाकर बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। सभी लोग बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं रहेगा कि जो ना बनाए, सभी को बनाना है। सब देखें तो जरा किस किस को आ गया है बनाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। उन्हें लगता है कि कि वह उन्हें लगता है कि वह सब कुछ कर लेंगे। उन्हें लगता है कि वह सब कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। मुझे लगता है कि तुम परीक्षा में मुझे लगता है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। बनाइए भाई, इनके आंसर्स बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट, हमें लगता है कि वह जीत जाएगा। हमें लगता है कि वह जीत जाएगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, हमें लगता है कि सरिता आज स्कूल नहीं आएगी। हमें लगता है कि सरिता आज स्कूल नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे। देखिए भाई, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5 सेंटेंसेस दिए। इन पांचों सेंटेंस का आंसर आप बना के बताइए। अगर आप इन सभी का आंसर सही दे पाते हैं, दैट मीन्स आपको जो यूज नंबर 3 बताया गया है, समझाया गया है, वो आप समझ चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स आप चाहते हैं कि आपको इस इंग्लिश में बोलना, कन्वर्सेशन करना, ट्रांसलेशन करना सीखना ही नहीं है। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे, आप इसके बारे में भी सोचिए। क्या मिस्टेक रह गई, इसके बारे में सोचिए। क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इसके बारे में भी सोचिए। चलिए भाई, तो आंसर की बात कर लेते हैं कि बनाते हैं कि भाई आप लोग बना लिए। चलिए भाई, थोड़ा करते हैं। यहां लिखूंगा मैं इनके आंसर, इनके जस्ट आगे लिख रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनके जो आंसर है, इनके जस्ट आगे लिखूंगा मैं, ठीक है भाई। तो लगता है, उन्हें लगता है, उन्हें के लिए लिखेंगे दे थिंक। उन्हें लगता है, दे थिंक क्या लगता है कि वह सब कुछ कर लेगा। वह सब कुछ कर लेगा। दे थिंक ही विल डू एवरीथिंग। सब कुछ के लिए एवरीथिंग, ही विल डू एवरीथिंग। उन्हें लगता है कि वह सब कुछ कर लेगा, ही विल डू एवरीथिंग। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए था। चलो बट कोई नहीं, ये भी सेंटेंस है हमारा। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे भाई, वरना गलत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया आंसर।
नेक्स्ट लिखा है मुझे लगता है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। मुझे लगता है आई थिंक, तो क्या लिखेंगे आई थिंक कि तुम, तो दैट को निग्लेक्ट करेंगे। आई थिंक यू विल पास, यू विल पास किसमें हो जाओगे पास, परीक्षा में, इन द एग्जाम्स या इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। इन एग्जाम्स लिख सकते हैं आप, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, एग्जाम मीन्स परीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमें लगता है कि वह जीत जाएगा, तो क्या लगता है वी थिंक he will win, we think he will win, वह जीत जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो क्या लिखा है हमें लगता है कि सरिता आज स्कूल नहीं आएगी, तो लगता है वी थिंक सरिता will not come today, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे भाई। ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्या हो गया राइट आंसर, वी थिंक सरिता विल नॉट कम टुडे, हमें लगता है कि सरिता आज नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन इज हमें लगता है कि शिक्षक आज नया पाठ पढ़ाएंगे, लिखेंगे वी थिंक दैट, आई थिंक, आप ऐसा भी कह सकते हैं आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि, आप लिख सकते हैं कोई बात नहीं है। आई थिंक दैट द टीचर will teach, देखो नया चैप्टर, द टीचर विल टीच द न्यू चैप्टर, एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाएंगे ना, जो भी चैप्टर वो स्पेसिफिक होगा कि नहीं। द टीचर विल टीच द न्यू चैप्टर या न्यू लेसन, आप जो भी लिखना चाहें, न्यू लेसन, दिस इज द आंसर। बताइए भाई कितने लोगों ने ये सेंटेंस बनाए थे और उनके कितने आंसर सही निकले, कितने सेंटेंस सही बनाए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिसने जितने सेंटेंस बनाए थे। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे हैं जो होशियार हो रहे हैं या जो होशियार नहीं हो रहे हैं। चलिए बताइए जरा आप लोगों ने कितने सही किए। बिल्कुल ईमानदारी से सच्ची बताना, अगर जितने सही निकले उतने बताना, जितने गलत निकले उतने बताना, और अगर झूठ बोला ना तो मैं आपके पापा मम्मी से शिकायत कर दूंगा, पक्की बात है। हैं क्या कह रहे पापा मम्मी तक आए, अरे भाई हम आप इसी में मैसेज डाल देंगे कि फलाने के पापा फलाने की मम्मी आपका लड़का या लड़की पढ़ नहीं रही है तो कृपया उसे पिटाई दें, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, सब कुछ होता है। अरे भाई आपके पेरेंट्स आप पढ़ते होंगे तो देखते तो होंगे बेसिकली कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, तो सुन लेंगे कभी ना कभी कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा तो उसको पिटाई दी जाए। चलिए भाई आप लोग पहले से नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट यूज के बारे में बात करते हैं। व्हेन बी नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट यूज जो है हमारा व्हेन बी डिसाइड टू डू समथिंग। क्या है भाई, जब भी आप कोई काम जो है आपने सोच रखा है कि हमें क्या करना है, फ्यूचर इवेंट में कर रखा है। व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आपने सोच रखा है कि जब आप कुछ बोल रहे हैं तो आप किसी को कुछ करने के लिए पूछते हैं या बताते हैं तो उसे हम क्या, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। चलिए जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा प्रिया क्या तुम आज प्रिया क्या तुम आज डिनर बाहर करना चाहोगी। डिनर, प्रिया क्या तुम आज डिनर बाहर करना चाहोगी, बाहर करना चाहोगी। इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे।
तो कैसे लिखेंगे चलिए समझते हैं। प्रिया को प्रिया लिखेंगे, प्रिया। तो पहले वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यू के अकॉर्डिंग विल लिखेंगे। प्रिया विल यू गो आउट फॉर डिनर। प्रिया क्या तुम आज डिनर के लिए बाहर प्रिया क्या तुम आज डिनर के लिए बाहर जाना चाहोगी। हाँ, डिनर के लिए। थोड़ा इसको सुधार लेते हैं भाई, सेंटेंस गड़बड़ लिखा है हिंदी में। प्रिया क्या तुम आज डिनर के लिए बाहर जाना चाहोगी। ये था भाई पूरा सेंटेंस, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, प्रिया विल यू गो आउट फॉर डिनर कब जाना है, आज के लिए क्या लिखेंगे, टू नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने कहा नहीं मैं बहुत थक गया हूं, नहीं मैं बहुत थक गया हूं, मुझे लगता है मुझे लगता है कि मैं घर पर रहूंगा, मैं घर पर रहूंगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अब इस तरीके के सेंस में तो हम देखो पहले नहीं आया तो इसके लिए नो लिख देंगे। मैं बहुत थक गया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई एम टू टायर्ड। मैं बहुत थक गया हूं, मतलब तो थक तो चुका है, लेकिन अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बात चल रहा है। तो मैंने लिखा आई एम टू टायर्ड, मुझे लगता है, आई थिंक आई के साथ क्या लगेंगे, विल या शैल, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। आई शैल स्टे एट होम, ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 क्या कहता है, to offer somebody to do something, किसी को कुछ करने के लिए ऑफर करना, या और टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने का वादा करना। इस तरीके का सेंस का जब हम यूज करते हैं तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा माँ, एग्जाम्पल मैंने लिखा माँ मैं किचन साफ, मैं किचन साफ करने में आपकी मदद करूंगा, करने में आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो लिखा मदर पहले लिखा है तो मदर पहले लिखेंगे भाई, एज इट इज आ जाएगा मदर, कॉमा लगाए मदर, तो कौन करेगा मदद, मैं आपकी मदद करूंगा। तो आई विल हेल्प यू। देखो भाई
मैंने लिखा मदर आई विल हेल्प यू। अब हमें आगे वर्ब ऐड करनी है, तो सफाई करनी है। टू क्लीन द किचन, टू क्लीन द किचन। जब भी आप ऐसा करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं, किसी को कुछ काम कराने के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ पे हम वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। वेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, इसको समझते हैं। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है, वेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? इट मीन्स होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू भी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे। तो हमें यहाँ से क्या निग्लेक्ट कर देना है भाई? टू, इसको निग्लेक्ट कर देंगे और हमारा क्या आएगा? मदर आई विल हेल्प यू क्लीन द किचन, क्लीन द किचन, क्लीन द किचन। आपको डायरेक्ट ऐसा लिखना है। समझ में आई बात? चलिए, मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा रोहन 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 क्या तुम मेरे लिए, रोहन क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे? तो क्या लिखेंगे? रोहन एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? रोहन एज रहेगा, रोहन। अब हम पहले पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? विल यू, विल यू देखो, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, तो क्या लिखेंगे? विल यू ब्रिंग मेरे लिए विल यू ब्रिंग, ब्रिंग क्या लाओगे? विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर किसके लिए? फॉर मी। देखो भाई, मैंने लिखा रोहन विल यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, पानी का गिलास, पानी का एक गिलास मेरे लिए लेके आओगे। देखो भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना जो पार्ट हमने लिखा है, अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ये एडवांस चीज है भाई, दो मतलब इसको और तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? रोहन विल यू गेट, क्या लिख सकते थे भाई? इसकी जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते थे, रोहन विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग लिख लिया है, गेट लिख दिया, सेम चीज है। तो रोहन विल यू ब्रिंग, अब हम यहां लिख सकते थे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से भी लिख सकते थे हम इसे। क्या लिख सकते थे? रोहन विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या लिख सकते थे? ग्लास ऑफ वाटर। और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे भाई, क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं? तो जब भी हम इस तरीके के सेंस में बात कर रहे होंगे, तो हम वहां क्या यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे आपने लिखा पापा पापा मैं आज पापा मैं आज कार धोने में पापा मैं आज कार धोने में नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बना है भाई? पापा मैं आज
पापा मैं आज पापा मैं आपकी पापा मैं कार धोने में पापा मैं कार धोने में आपकी आपकी मदद करूंगा मदद करूंगा। पापा मैं कार धोने में आपकी मदद करूंगा। तो क्या लिखेंगे? फादर आई विल हेल्प यू। आई विल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल हेल्प यू टू वॉश द कार धोने में तो हम क्या लिखेंगे? वॉश द कार। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को हम बनाते हैं। क्या आप कर पाएंगे कि नहीं? यूज नंबर 5 समझ में आ गया? चलिए भाई नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो यूज नंबर 5 है हमारा टू टॉक अबाउट सच फ्यूचर एक्शंस ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल। फ्यूचर में जो चीज होने वाली है वो होकर ही मानेंगी, हम उन्हें रोक नहीं सकते, या हमारे कहने से वो रुकेगा नहीं, या हमारे ना करने से वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। दैट मीन्स एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है और आने वाले जब वो आएगा तो वो 100% होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिखा अगले हफ्ते क्रिसमस होगा। अगले हफ्ते क्रिसमस होगा। और क्रिसमस जब होता है तो वो तो होगा ही, तो लिखेंगे इट विल हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए, लेकिन किसी चीज के होने को बताने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे बी। इट विल बी क्रिसमस, इट विल बी क्रिसमस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा हम नवंबर में दिवाली मनाएंगे। हम नवंबर में दिवाली मनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? वी विल या वी शैल सेलिब्रेट दिवाली इन नवंबर। आन नवंबर लिखते, यहां कोई आर्टिकल नहीं आता, मंथ नेम और वीक नेम से पहले। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? इन नवंबर। तो हम इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे जब भी ऐसा सेंस आएगा कि हम इस महीने में ये करेंगे। जो चीज होनी फिक्स है उसको बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं अब हम यूज नंबर 6। यूज नंबर 6 क्या है हमारा? हमें सीखना है इसमें यूज ऑफ गोइंग टू। क्या सीखना है इसमें? यूज ऑफ गोइंग टू। यूज ऑफ गोइंग टू ये क्या है? ये भी फ्यूचर टाइम को बताता है। हम विल और शैल के अलावा फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कराने के लिए गोइंग टू यूज करते हैं। आखिर ये किसके साथ में आता है? तो लिखिए इज, आर, एम के साथ में हमारा आएगा गोइंग टू। अगर कोई दूसरी वर्ब है तो वो वर्ब आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी की हमारी चीजें आगे एज इट इज रहेंगी। तो इसके बारे में हमें समझना है। तो इसमें पहला यूज आता है टू डिस्कस द फ्यूचर एक्शन।
फ्यूचर एक्शन, अगर हमें फ्यूचर का कोई एक्शन डिस्कस करना है कि ये एक्शन जो है फ्यूचर में होगा, ठीक है, टू डिस्कस द एक्शन, इसको गलत लिया, फ्यूचर एक्शन, टू डिस्कस द फ्यूचर एक्शन, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर के एक्शन को डिस्कस करना, द फ्यूचर, जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो हम वहां कैसे यूज करेंगे, चलिए जैसे लिखा टू डिस्कस द फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री जी अमेरिका के प्रधानमंत्री जी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। देखो गए तो नहीं है, लेकिन हम आगे का शेड्यूल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम और आप बैठे हुए थे तो हमने कहा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, मतलब अब फ्यूचर में वो ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं। जब हम इस तरीके से यूज करते हैं, सुनिएगा भाई, थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जब भी हम प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर का इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग में इज आर एम यूज करते हैं उस फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए। जैसे चलिए करते हैं, तो हमने लिखा, इसका क्या आंसर बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज या आर या एम, इज गोइंग टू अमेरिका, कब जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ, अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वीक। जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल से बात समझते हैं। हमने लिखा हम अगले महीने गांव जा रहे हैं। अब पापा जी हैं, उन्होंने कहा बेटा अब अपन को जो है अगले महीने कहाँ जाना है, गांव जाना है, तो अपन लोग जो है अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। तो फ्यूचर का डिस्कस किया हमने एक्शन, तो लिखेंगे वी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर गोइंग टू विलेज, कहाँ जा रहे हैं भाई, वी आर गोइंग टू विलेज, कब जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ। समझ में आई बात। इस तरीके के सेंस में हम क्या करेंगे, वहां पे फ्यूचर टेंस को बताने के लिए, फ्यूचर इंसिडेंट को बताने के लिए, एक्शन को बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम वहां पे इज आर एम यानी कि इन वर्ब को हम क्या यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने कहा नेहा अगले हफ्ते सालसा क्या लिखा भाई हमने, नेहा अगले हफ्ते सालसा डांस क्लासेस ज्वाइन करेगी, चलिए भाई इसका आंसर मैं इसके जस्ट सामने लिख रहा हूं, आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने लिखा नेहा अगले हफ्ते सालसा डांस क्लास ज्वाइन करेगी, तो क्या लिखेंगे, नेहा विल ज्वाइन, नेहा देखो ज्वाइन कर रही है, अगले हफ्ते ज्वाइन कर रही है लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या लिख रही, की नहीं है, भी कर रही है, डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नेहा इज
नेहा इज गोइंग टू, नेहा इज गोइंग टू join the salsa dance classes, join the salsa dance classes कब से कर रही है? नेक्स्ट वीक। चलिए भाई, दिख गया कि नहीं भाई? ये है। तो हमने क्या लिखा? नेहा इज गोइंग टू ज्वाइन द सालसा डांस क्लासेस नेक्स्ट वीक। नेहा जो है अगले हफ्ते से सालसा डांस क्लासेस ज्वाइन कर रही है। तो जो चीज हम प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर के एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे बताने के लिए हम वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ये हमने सीखना था। क्या आप सीख पाए हैं इस बात को? अगर सीख गए तो फटाफट नोट करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी ये बात को सीख जाएं। नोट कर लीजिए भाई। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज की, बात करते हैं। तो नेक्स्ट यूज लिखा है टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली और सर्टेन व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट टेंस व्हिच टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर। कोई चीज जो है हमारी फिक्स्ड है, ऐसा होगा या उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो ऐसा दिखाई देता है, तो हम जो यूज करते हैं, तो इस चीजों को बताने के लिए हम वहां फ्यूचर चीज बताने के लिए हम वहां प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ना कि फ्यूचर टेंस। जैसे लिखा है आकाश साफ है आज धूप खिलेगी। आकाश साफ है तो क्या होगा? आकाश साफ है तो क्या लिखेंगे? द स्काई इज क्लियर। इतने का मीनिंग क्या हुआ? द आकाश साफ है, द स्काई इज क्लियर। ठीक है भाई। आज धूप खिलेगी। इट इज गोइंग टू बी सनी। सनी मीन्स धूप निकलेगी। सनी टुडे, कब? आज। तो ये हमारा क्या हो गया? तो हमने देखा, हमने यहाँ इज गोइंग टू यूज किया और हमारा फ्यूचर सेंस आ गया। तो हम यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बल्कि क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा, वे यहाँ जिस जगह पर अस्पताल बनाने जा रहे हैं उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो क्या लिखेंगे? उस जगह पे। ठीक है, उस जगह पर क्या हो चुका है? निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो बताइए हम क्या लिखेंगे? द कंस्ट्रक्शन हैज बीन स्टार्टेड। द कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। तो क्या लिखेंगे? द कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। देखो, कंस्ट्रक्शन, उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। द कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड ऑन द प्लेस, उस जगह पर, ऑन दैट प्लेस। ऑन दैट प्लेस। देखो भाई, कार्य लिखा, द कंस्ट्रक्शन वर्क, इसके ऊपर यहां लिख लीजिएगा वर्क। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड ऑन द साइट। देखो, एक पर्टिकुलर जगह है, उसे हम प्लेस ना कहते हुए क्या कहेंगे? ऑन द साइट। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड ऑन द साइट। ऑन द साइट, ठीक है, जहां पर भी क्या लिखा? दे आर गोइंग टू, क्या करना चाह रहे हैं? बिल्ड। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ हॉस्पिटल हेयर। ये हमारा क्या बन गया? आंसर। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड ऑन द साइट, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ हॉस्पिटल हेयर। यहाँ जहां पर वो क्या कर रहे थे? हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वहां पे क्या हो चुका है? कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं, यूज नंबर 3 और आज का लास्ट यूज है। कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग। जब वो चीज हुई है तो उस टाइम पे जो हम हो रहा है उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे इस तरीके से। तो क्या लिखेंगे? जैसे चलो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लेट्स से, चलिए कैसे लिखेंगे?
तो पहले हम इतना पूरा पार्ट बनाएंगे, क्या कहेंगे, लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर, लेट्स से गुड बाय, लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर। देखो चलो के लिए लिखा लेट्स, कहते हैं बरवाई, क्या है से, क्या कहना है अलविदा, के लिए गुड बाय, किसको कहना है एक दूसरे से, उसके लिए को के लिए लिखा टू, एक दूसरे से। मेरी ट्रेन छूटने वाली है, छूटने वाली है मतलब छूटी नहीं, छूट रही है, तो माई ट्रेन इज गोइंग, माई ट्रेन इज गोइंग टू लीव। ये हमारा सेंटेंस देखो भाई कैसे बनाया हमने, माई ट्रेन क्या हो गया, मेरी ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, छूटी अभी छूटी तो नहीं, छूटने वाली है मतलब फ्यूचर में होगा ऐसा, तो हम क्या है प्रेजेंट में खड़े हो गए, फ्यूचर वाले इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो माई ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। गोइंग टू क्या हो रही है, छूटने वाली, छूटने के लिए लिखा लीव, तो माई ट्रेन इज गोइंग टू लीव। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते, चलो अंदर चलें, बारिश होने वाली है, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चलें, इसका मतलब हुआ इतना, लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चलें, क्या होने वाली है, बारिश होने वाली। इसमें जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या मानते हैं, इट। मैंने कल की क्लास में बताया था, क्या लिखेंगे, बारिश होने वाली है कि होने लगी, अभी नहीं होनी, होने वाली है मतलब होगी आने वाले टाइम में। तो फ्यूचर इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट के बारे में डिस्कस करें, क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या आ जाएगा, इट इज रेनिंग, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग, फ्यूचर इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, और लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इस तरीके से हम क्या करते हैं, गोइंग टू की हेल्प से यूज करके इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। बताइए भाई कोई डाउट, कोई समस्या, क्या अब आप कर पाएंगे कि नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की यूज सीख गए कि नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी फ्यूचर इवेंट को बता सकता है, ये चीज भी आप सीख गए कि नहीं। अगर सीख गए तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे कि आप भी कहो कि सर ने कुछ सिखाया, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने बच्चों को सिखाया और वो सीख गए। समझ में आई बात। चलिए आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे, और क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इन क्लासेस से जुड़ सकें और अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा बना सकें, अपने आप को इंग्लिश सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ला सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।